हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो सिंप्लेक्स मेथड के स्पेशल केसेस है, या फिर आप उसको कह सकते हो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप्स के जो अदर सॉल्यूशंस मिलते हैं सिंप्लेक्स मेथड में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कौन सी कंडीशंस में अनबाउंडेड सॉल्यूशन कहा जाता है। देन सेकंड हम बात करेंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन के बारे में, कौन सी कंडीशन में इनफिजिबल सॉल्यूशन हमें मिलता है उसके बारे में देखेंगे। और एट द एंड हम बात करेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, या फिर उसको कई बार कहा जाता है मल्टीपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स के जो सॉल्यूशन है सिंप्लेक्स मेथड के, उसको हम बारी बारी अब इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो हियर यू कैन सी अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अनबाउंडेड सॉल्यूशन कब, कौन सी कंडीशन में हमें मिलेगा वो देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है, व्हेन इट इज अनेबल टू सिलेक्ट थीटा's value for selecting key row, then solution is known as unbounded solution। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझते हैं इस लाइन को। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सिंप्लेक्स मेथड में राइट, अगर मैक्सिमाइजेशन का केस है तो हम की कॉलम सिलेक्ट करते हैं Cj माइनस Zj की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू के बेस, एंड देन बेस्ड ऑन की कॉलम हम सीधा कैलकुलेट करते हैं थीटा। और थीटा क्या है फ्रेंड्स? थीटा इज इक्वल टू bi डिवाइडेड बाई रिस्पेक्टिव की कॉलम के एलिमेंट्स। ठीक है, सो उस तरह से हम थीटा निकालते हैं, और थीटा निकालने के बाद हम ढूंढते हैं की रो। ठीक है, सो कई बार ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जिसके अंदर ये जो थीटा रहता है वो थीटा की वैल्यू के बेस हम जो की रो सिलेक्ट करते हैं वो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते। क्यों सिलेक्ट नहीं कर पाते? क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें की रो सिलेक्ट करने के लिए मिनिमम पॉजिटिव ही लेनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो या फिर मिनिमाइज हो फ्रेंड्स, थीटा की वैल्यू कौन सी हम लेंगे? मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, सो कई बार एग्जांपल में आपको मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू थीटा की मिलेगी ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ किसी भी प्रॉब्लम्स के अंदर होती है जहां पे थीटा की वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव नहीं है, दैट मींस आइदर वो जीरो है, इंफिनिटी है, या फिर नेगेटिव है, तो वैसे कंडीशन में वो जो सॉल्यूशन होगा उसको आप कहेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, वो वाला सॉल्यूशन कहलाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। आपको वहां पे ही रुक जाना है और नीचे क्लियर लिख देना है, द अबाउ गिवन प्रॉब्लम हैज द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, आइए समझते हैं इस एग्जांपल के साथ। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैक्सिमाइज का एग्जांपल है फ्रेंड्स। आप इसको आपकी नोटबुक्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। व्हाइल सॉल्विंग आपको एक ऐसा टेबल मिलेगा। इस प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इन बिटवीन एक ऐसा टेबल मिलेगा। उस टेबल के अंदर आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, Cj माइनस Zj की वैल्यू हम कौन सी लेंगे? सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। Cj माइनस Zj की वैल्यू, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। सो मैक्सिमम पॉजिटिव दैट इज +3 यहां पे है हमारे पास। सो दिस बिकम माई की कॉलम। अब मुझे क्या करना है? थीटा निकालना है। तो थीटा मैं निकालूंगा 4 डिवाइडेड बाई -1 दैट इज -4, एंड 4 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज क्या आएगा? इंफिनिटी। राइट, नाउ ये थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे? की रो निकालेंगे। सो यू फाइंड आउट द की रो। तो की रो के लिए क्या है रूल्स? की रो के रूल्स ये है कि थीटा की ऑलवेज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू लेनी चाहिए। तो यहां पे देखो, फर्स्ट वन इज द नेगेटिव एंड सेकंड वन इज द इंफिनिटिव। हमारे पास मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू तो है ही नहीं। राइट, so in this case the given problem is unbounded solution। और ऐसा यहां पे क्यों आया? क्योंकि जो की कॉलम हमने सिलेक्ट की थी, इस की कॉलम के जो कोफिशिएंट है, की कॉलम हमारे कौन सी सिलेक्ट हुई है? S1। और इस S1 के जितने भी कोफिशिएंट है वो सारे कोफिशिएंट आप देख सकते हो, रादर इट इज नेगेटिव या फिर 0। सो कोई भी एलपीबी मॉडल में अगर आप की कॉलम सिलेक्ट करती हो, उस की कॉलम के कोफिशिएंट अगर सभी कोफिशिएंट माइनस या फिर राइट सभी कोफिशिएंट अगर नेगेटिव या फिर 0 हो गए, तो वो वाला सॉल्यूशन आपका कहलाएगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द अनबाउंडेड सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे सेकंड वन, इनफिजिबल सॉल्यूशन के बारे में। सो जैसे कि यहां पे मैंने लिखा है, सबसे पहला पॉइंट वो आप नोटिस कीजिए, एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम। राइट, देखो ये जो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम ही आपको मिलेगा। ये आपको इन बिटवीन पहले टेबल में भी मिल सकता है, दूसरे में भी मिल सकता है। देयर इज नो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका एग्जाम खत्म होने, प्रॉब्लम खत्म होने के बाद ही पता चलेगा कि अनबाउंडेड है कि नहीं। ये इन बिटवीन आपको पता चल जाएगा। जबकि इनफिजिबल सॉल्यूशन है वो आपको एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम ही पता चलेगा। कैसे? देखो,
एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम इफ आर्टिफिशियल वेरिएबल दैट इज ए, जो हम अल्फाबेट ए से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम इफ आर्टिफिशियल वेरिएबल ए इज रिमेन प्रेजेंट इन टेबल एज बेसिक वेरिएबल, देन सॉल्यूशन इज नोन एज इनफिजिबल सॉल्यूशन। मतलब कि जो आप प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो और आपका सॉल्यूशन मतलब आपको मिल जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ टेबल जो रूल्स है वो रूल्स आपके एंड हो रहे हैं, आपका एग्जांपल है वो स्टॉप हो रहा है, फिर भी आपके वो लास्ट वाले टेबल के अंदर एक भी आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर प्रेजेंट है, राइट, देन दैट सॉल्यूशन इज नोन एज अ इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा विथ एग्जांपल। देखो यहां पे एक और एग्जांपल मैंने लिया है, इस एग्जांपल को अगर आप सॉल्व करते हो आपकी नोटबुक में तो एट द एंड ये वाला टेबल आपको मिलेगा, दिस इज द एंड टेबल, ठीक है। और इस एंड टेबल में आप देखोगे कि Cj माइनस Zj की वैल्यू देखो 2 माइनस m, मतलब ये नेगेटिव है, जीरो है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। सो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज है, सो हियर वी हैव टू स्टॉप क्योंकि सभी वैल्यू नेगेटिव आइदर जीरो है। सो यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो गया, ये हमारा एंड टेबल है। लेकिन इस एंड टेबल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे देखो ये A2 इज स्टिल प्रेजेंट, राइट, A2 इज स्टिल प्रेजेंट एज अ बेसिक वेरिएबल, एज अ बेसिक वेरिएबल। क्या आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल अभी भी आपके टेबल में है, आपको सॉल्यूशन मतलब मिल गया, आपका टेबल एंड हो गया, बट वो अभी भी आपके टेबल के अंदर प्रेजेंट है, कौन, आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा इनफिजिबल सॉल्यूशन। आपको यहां पे नीचे लिखना है द अबाउ प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन। आपको ये नहीं लिख देना x2 इज इक्वल टू 5 एंड x1 इज इक्वल टू 0, नो 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 नो, दैट इज रॉन्ग, राइट। यहां पे आपको लिखना है द अबाउ प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन। या फिर आपने चलो गलती कर दी, आपने लिख दिया x2 इज इक्वल टू 5, मैं लिख देता हूं x2 इज इक्वल, हियर आंसर इज x2 इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 0, राइट। और z की वैल्यू आप यहां पे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 4 20, राइट। सो z मिलेगा आपको 20, ये आपने लिख दिया। नाउ यू कैन सी हियर x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, x2 इज इक्वल टू 5 मिला, और हमारा जो प्रॉब्लम था वहां पे सेकंड नंबर का कंस्ट्रेंट आप देखो, सेकंड नंबर का कंस्ट्रेंट अगर आप गौर से देखोगे तो यहां पे क्या है, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x2 है उसकी वैल्यू 8 होगी या फिर 8 से ज्यादा होगी, बट आपके प्रॉब्लम में x2 की वैल्यू हमें क्या मिली, इक्वल टू 5। दैट मींस ये जो है इसकी जो आपकी एलपीबी मॉडल की जो कंडीशन थी उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई नहीं कर रही है। दैट मींस ये वाला जो आपको सॉल्यूशन मिला है x2 इज इक्वल टू 5, x1 इज इक्वल टू 0, राइट, दिस सॉल्यूशन इज नॉट फिजिबल, ये सॉल्यूशन फिजिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। दैट्स व्हाई दिस प्रॉब्लम हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन, राइट। नाउ आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा कि इनफिजिबल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और कौन सी कंडीशन में ये इनफिजिबल सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है, मतलब उसका सॉल्यूशन हमें निकलता है, राइट। नाउ लास्ट वन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन या फिर अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। तो देखो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन अगेन एट द एंड ऑफ टेबल, मतलब आपका एग्जांपल खत्म होगा तब ये एग्जिस्ट होगा। एट द एंड ऑफ टेबल इफ एनी नॉन बेसिक वेरिएबल, देखो नॉन बेसिक वेरिएबल किसे कहते हैं, नॉन बेसिक वेरिएबल, यहां पे देखो ये बीवी का मतलब क्या होता है, बेसिक वेरिएबल। ये बेसिक वेरिएबल के अंडर में जो भी वेरिएबल रहते हैं वो सारे बेसिक वेरिएबल कहलाते हैं। यहां पे देखो x2 इज बेसिक वेरिएबल, a2 इज माय बेसिक वेरिएबल, लेकिन यहां पे x1 नहीं है, क्या नहीं है, x1 नहीं है, s1 भी नहीं है, s2 भी नहीं है, तो ये तीन वेरिएबल यहां पे प्रेजेंट नहीं है। दैट मींस ये तीनों के तीनों वेरिएबल क्या कहलाएंगे, नॉन बेसिक वेरिएबल कहलाएंगे। गॉट इट। सो इफ एनी नॉन बेसिक वेरिएबल Cj minus Zj value is 0, right, then it is known as alternative solution। जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल है उसकी Cj minus Zj की वैल्यू अगर 0 आती है, right, then that problem has alternative solution। कैसे, एग्जांपल के साथ समझते। यहां पे मैंने एक एग्जांपल का सीधा एंड टेबल ले लिया है, आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हो, वहां पे आपको ऐसा टेबल मिल सकता है, राइट। सो फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए मैंने एक टेबल यहां पे लिया है। यहां पे आप देख सकते हो बेसिक वेरिएबल कौन कौन से हैं, s1, s3 एंड x1, ये तीन आपके बेसिक वेरिएबल है। तो नॉन बेसिक वेरिएबल आपके कौन से हो गए, नॉन बेसिक वेरिएबल कौन से हुए, नॉन बेसिक वेरिएबल आपके हो जाएंगे अभी ये x2 एंड s2, देखा, x2 एंड s2, x2 एंड s2 ये आपके नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे। तो नॉन बेसिक वेरिएबल की अगर Cj माइनस Zj की वैल्यू 0 आती है
एट द एंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट? तो क्या होगा, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। सो देखो Cj माइनस Zj की x2 की और s2 की वैल्यू देखो, x2 की कितनी है 0, s2 की है -2। तो यहां पे देखो एक नॉन बेसिक वेरिएबल x2 जो है उसकी वैल्यू यहां पे 0 है। दैट मीन्स दिस गिवन प्रॉब्लम हैज द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब कैसे दूसरा सॉल्यूशन निकालना है, यहां पे इस टेबल में आप देखो इसका सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा कि भी x1 है, दैट x1 इज इक्वल टू क्या आएगा 8, राइट, एंड x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमें ये वाले टेबल में से मिल गया। अब दूसरा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 0 है, तो ये जो नॉन बेसिक वेरिएबल x2 है उसकी Cj माइनस Zj की वैल्यू 0 है। तो अब इसका एक और टेबल बनाएंगे जहां पे इसको हम की कॉलम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 0 है तो 0 के बेसिस पर हम इसके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहां से हम थीटा निकालेंगे, थीटा निकालने के बाद जो भी होगा, राइट, वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि x2 अब क्या हो जाएगा, एंटरिंग वेरिएबल हो जाएगा। मैंने कैसे एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड किया कि Cj माइनस Zj की x2 की वैल्यू 0 है, दैट्स वाई मैं कर रहा हूं S0 के बेसिस पे इसको भी एंटर कर रहा हूं। तो जब मैं x2 को एंटर करूंगा इन अ नेक्स्ट टेबल, राइट, तो मुझे एक और सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप इस टेबल का आगे का सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको आगे एक और सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज x1 इज इक्वल टू 2.4, x2 इज इक्वल टू 8.4 एंड z इज इक्वल टू 48. Z is equal to 48. So now we have two answer. This is the first answer. x1 is equal to 8 जो कि हमारे पास ये था, x2 is equal to 0, z is equal to 48 मिला। और अगर हम ये वाला Cj माइनस Zj वाला ये एंटर करवाते हैं, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, तो हमें नया मिलेगा x1 is equal to 2.4, x2 is equal to 8.4 and z again 48। मतलब देखो z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, there is no any effect of on your objective function, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, सिर्फ चेंज होगा आपके डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू। So this type of problem is known as the alternative solution या फिर multiple solution, right? So I hope friends आपका जो आज का ये जो सेशन हमने कंडक्ट किया है उसके जितने भी डाउट्स हो गए आपके वो सारे यहाँ पे रिजॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लीजिए, ठीक है, वहां पे मैं आपको आंसर अवश्य दे दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगी। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।